ईरान के एक घातक आत्मघाती ड्रोन के कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से टकराने के बाद वहां भीषण और हाहाकारी धमाका हुआ। यह खबर सबको चिंता में डाली रही थी कि इस बीच एक और बड़ी खबर आई। इस आतंकी सैन्य हमले में एक की मौत हुई जबकि 63 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कई की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। इस हमले ने यह साबित कर दिया है कि खाड़ी की ये जंग अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसमें बेकसूर आम नागरिक और विदेशी नागरिक भी निशाना बन रहे हैं। इस दुस्साहस के बाद तेहरान ने कुवैत और बहरीन को एक बार फिर बेहद ही क्रूर लहजे में चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अपनी धरती का उपयोग ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के लिए होने दिया तो इसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और पूरा कुवैत बहरीन इस युद्ध की आग में झुलस जाएगा। अब देखिए, इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने वॉशिंगटन को सीधे शब्दों में ललकार दिया है। ललकारते हुए कहा कि अमेरिका को एक बेहद शक्तिशाली ईरान की हकीकत को स्वीकारना होगा। अरागची ने दो टूक कहा कि हम ख्यालों में नहीं बल्कि असली दुनिया में रहते हैं और वॉशिंगटन को धमकी या दबाव की नीति छोड़कर आपसी हितों के आधार पर ईरान से व्यापक रिश्ते बनाने होंगे। लेकिन इस भयंकर तनाव के बीच दुनिया को चौंकाने वाला सबसे बड़ा बयान व्हाइट हाउस से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का आया है। ट्रंप ने खुलासा करते हुए यह कह दिया कि अगर दोनों देशों के बीच परमाणु समझौता यानी कि डील हो जाती है तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से सीधी मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह भी कहा है कि व्यक्तिगत रूप से मिलना नहीं चाहते, लेकिन अगर डील होती है तो उन्हें इस मुलाकात पर गर्व होगा और वे ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ अत्यंत सम्मानजनक तरीके से पेश भी आएंगे। लेकिन इसी के साथ ट्रंप ने एक और बेहद ही खतरनाक और गुप्त सैन्य योजना का पर्दाफाश भी किया है। ट्रंप ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार ने ईरान के भीतर घुसकर उनके संवर्धित यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम को जब्त करने के लिए अमेरिकी कमांडो और सैनिक भेजने पर गंभीर विचार किया था। हालांकि अमेरिकी सैनिकों की जान जाने के अत्यधिक जोखिम को देखते हुए इस खुफिया ऑपरेशन को आखिरी वक्त में खारिज कर दिया गया, यानी कि इसको अबॉर्ट कर दिया गया। जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका और इजराइल की मध्यस्थता में हुए सीजफायर पूरी तरीके से कागजी साबित हो रहे हैं। सीजफायर समझौते के बावजूद दक्षिणी लेबनान में तनाव चरम पर है और इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के टायर इलाके में जाबल आमल समेत अस्पताल के ठीक पास 4 बेहद ही शक्तिशाली मिसाइलें दागी और ये वही अस्पताल है जिसके पास कुछ दिनों पहले हुए हमले में 4 लोगों की मौत हुई थी और अस्पताल की इमारत भी ढह गई थी। अब देखिए, टायर जिले के देर अमास इलाके में भी इजरायली तोपखाने लगातार आग उगल रहे हैं। स्थिति बहुत ही गंभीर है और हिजबुल्लाह भी ड्रोन से लगातार जवाबी हमले कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कुवैत में भारतीय नागरिकों की मौत के बाद वैश्विक समीकरण बदलेंगे? क्या ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर की संभावित मुलाकात इस महायुद्ध को टाल पाएगी या फिर यूरेनियम जब्त करने की अमेरिकी योजना भविष्य में किसी बड़े विनाश का ब्लूप्रिंट है? आज इसी पर हम करेंगे सबसे बड़ी डिबेट और चर्चा और हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी मौजूद है। तो हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और सुनील कुमार सिंघल सर है पूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज समझेंगे इन दोनों के अनुभव से कि किस तरीके से ये जो स्थिति गंभीर होती जा रही है, आखिर आने वाले समय में इसका नतीजा क्या। सबसे पहले कुलकर्णी सर आपसे शुरुआत होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को हमने हमेशा देखा है कि जब वो एक रास्ता सुझाते हैं उसी बीच एक चेतावनी एक धमकी भी देते हैं। ऐसे में कैसे रास्ता निकलेगा? एक तरफ वो खुद हाथ बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ धमकी भी ऐसी देते हैं कि सामने वाला चिंता में पड़ जाए कि आखिर आने वाले समय में ट्रंप क्या करेंगे। धन्यवाद सुचित्रा जी और धन्यवाद को पैनलिस्ट। मेरे को लगता है क्योंकि वो अमेरिका से बैठे हैं तो उससे पहले हम बात कर लेते, तो कोई नहीं, मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ आपको। सवाल ये है कि जो ट्रंप हैं उनके पास इज ए कैच 22 सिचुएशन, और वो जो कैच 22 सिचुएशन है ये ईरान को अपनी जगह पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान को बताने की भी बात कर रहे हैं और एक तरीके से नम्रता से पेश भी आने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका जानता है उसकी क्या खामियां हैं, क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि एक बात तो साफ है कि बूट्स ऑन ग्राउंड रखने में काबिलियत नहीं है अमेरिका की, क्योंकि बॉडी बैग्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत जबरदस्त कैजुअलिटीज होगी। ये लंबा सीज फायर इस बात को दर्शाता है कि दोनों देश ईरान और अमेरिका जरूर सीज फायर चाहते हैं,
लेकिन सीज फायर के लिए जो कंडीशंस है उनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि न्यूक्लियर ये एक किसी भी प्रकार से जो 440 किलोग्राम यूरेनियम एनरिच्ड है, उस यूरेनियम को किस प्रकार से कौन करेगा, और अमेरिका चाहता है कि वो, चाहे ईरान सोचे कि रशिया या चीन को देकर के उसका सफाया किया जाए, वो उनको मंजूर नहीं है। दूसरा कि ईरान जो है किसी भी तरीके से न्यूक्लियर आर्मामेंट लेने में सक्षम नहीं होना चाहिए और उसके पास नहीं होने चाहिए न्यूक्लियर वेपन। तीसरी बड़ी बात, स्टेट ऑफ होर्मुज जो है वो खुला रहना चाहिए, फ्री, कोई भी वहां पे जाकर के टोल वसूली ना करे। तो ये जो चीजें हैं ये बातचीत के द्वारा जरूर सुलझाई जा सकती है, लेकिन इसके साथ अब ईरान ने एक और शर्त जोड़ दी है जो अमेरिका की शर्त है कि लेबनान जो है जिसके ऊपर हिजबुल्लाह है उसके ऊपर पूरा का पूरा जो इजराइल का हमला है उसको रोका जाए, जो इलाका इजराइल ने पकड़ा है उसको छोड़ा जाए। अब ये जो बातें हैं बहुत मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं और इस कॉन्ट्रडिक्शन को दूर करने में बहुत जरूर मुझे लगता है जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल हो रहा है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वो चाहते हैं कि मसला हल हो। ईरान भी चाहता है मसला हल हो, पर लेकिन सब अड़े हुए हैं। इसमें जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनके ऊपर दबाव आ रहा है, जैसे कुवैत हुआ, बहरीन हुआ, अब धीरे धीरे करके बाकी देशों के ऊपर जिस तरीके से हमने देखा, और अब रिसेंटली बहरीन और कुवैत में देखा, ये मकसद एक ही है कि खाड़ी के देशों को बताना कि अमेरिका आपको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है, आप हमारे साथ चले। तो एक तरफ से मुस्लिम उम्मा, एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन, तो तीसरा बड़ी बात इजराइल भी सोचता है कि अब कैसे किया जाए। अगर इजराइल के अस्तित्व के ऊपर आंच आती है, और जो आंच आने का खतरा है क्योंकि ईरान लगातार अपने प्रॉक्सीज को प्रमोट कर रहा है, चाहे वो हमास है, चाहे हिजबुल्लाह है, चाहे हुदी है, चाहे सीरिया में है, चाहे इराक में, सबको इजराइल के बरकरार भड़का रहा है, पैसे देता है, उसको ट्रेनिंग देता है, उसको रॉकेट देता है, ड्रोन देता है, सब कुछ ईरान ही कर रहा है। तो वो इजराइल जो है वो नहीं चाहता है, और इजराइल ने इतना होने के बावजूद भी 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका उन्होंने कब्जा कर लिया है। बिल्कुल, ये इसी वजह से तो चिंताजनक स्थिति इसलिए है कि मैं सिंगल सर आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि अगर डील करने को दोनों देश तैयार हैं तो फिर रुकावट आखिर बीच में क्या बन रहा है कि दोनों देशों को एक दूसरे को धमकी देने की नौबत आ रही है फिर से? ये जो अब जो जमाना आ गया है, जो समय चल रहा है, ये है एक दौर चल रहा है, ये कोर्सिव डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं, कि हम बातचीत भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे। क्योंकि अब क्या होने लगा है कि जो पहले जमाने में होता था कि एक लड़ाई होती थी, और लड़ाई जो आर पार की लड़ाई होती थी कि भाई जो जीत गए उसके बाद में वो अपनी शर्तें मान लें। लेकिन अब जो है, क्योंकि हर एक की कैपेबिलिटी जो है, छोटा देश हो या बड़ा देश हो, कि अपनी कैपेबिलिटीज बहुत अंतर आ गया है, और जो ताकतवर देश हैं ज्यादातर कोई जान माल का नुकसान नहीं उठाना। तो अब क्योंकि अगर आपने आर पार की लड़ाई लड़नी है तो उसमें जान माल का नुकसान उठाना ही पड़ेगा। जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं वहां की जो उनका परमाणु जो एनरिच यूरेनियम है उसको हमने कब्जा करने की सोची, लेकिन हमें मालूम हुआ कि जान माल का नुकसान ज्यादा होगा तो हमने छोड़ दी। तो यही अब लड़ाई में भी हो रहा। तो अब लेकिन उसमें क्या है कि वो जो स्वरूप है उसका, क्योंकि पहले होता था कि भाई लड़ाई होगी, युद्ध विराम हो गया, उसके बाद हम शांति की बात करते थे, लड़ाई की बात नहीं करते। लेकिन अब क्या है कि शांति की भी बात कर रहे हैं और साथ साथ हम लड़ाई की भी बात कर रहे हैं। तो वो एक सिमर जिसको बोलते हैं कि बैक बर्नर पर डाल देते हैं लड़ाई को और वो चलता रहता है। वो आज जो हम देख रहे हैं ईरान में, और ईरान में जो हो रहा है वो वही उसी का कंटिन्यूएशन है। देखिए जैसा कि लेबनान में अब आप देखें, लेबनान में एक तरफ तो शांति समझौता हो रहा है कि भाई हम युद्ध विराम हो गया हमारा आपस में, लेकिन अगले दिन वो हिजबुल्लाह ने अटैक थोड़ा कर दिया, इजराइल ने भी उसमें अटैक कर दिया, तो वो लड़ाई भी चल रही है, शांति की भी बात हो रही है। तो आप यहां देखें तो ये अगर हम इस तरीके से इसको सोचें तो हमारे को ये समझ में आने लगे कि हर एक जो है कोशिश कर रहा है कि बातचीत भी चलती रहे, लड़ाई भी पूरी तरह से फुल फ्लैज पहले हुई थी, दोनों साइड में कोई तैयार नहीं, लेकिन अपर हैंड रखना चाहते हैं। अब जैसे अमेरिका ने उनके हमला किया ईरान के ऊपर सेल्फ डिफेंस में क्लेम करके, उसके लेकिन सिंगल सर अगर ऐसे चलेगा कि लड़ाई भी चलती रहे और बातचीत चलती रहे तो इससे तो सिर्फ नुकसान ही होगा, इसमें फायदा किसका? नहीं, फायदा यह है कि अल्टीमेटली जो जब भी लड़ाई होती है उसका एक रास्ता होता है शांति का, कि आपस में बातचीत करके उसको निपटाया जाए। लेकिन उसका जो रास्ता है वो बड़ा लंबा हो गया है।
तो उसकी जो कीमत, क्योंकि यहाँ स्टेट ऑफ हर्मुज इन्वॉल्व हो गई है, तो इसकी कीमत ना केवल ईरान को चुकानी पड़ रही है, गल्फ कंट्रीज को चुकानी पड़ रही है, बल्कि सारी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। इसलिए यहां पर हमें बहुत ज्यादा इतने हम बारीकी से इसको देख रहे हैं। नहीं तो आप रशिया यूक्रेन की वार को देखिए, वहां भी ऐसे ही हो रहा है कि वो कभी पीस की भी बात कर रहे हैं, वो लड़ाई भी बराबर वहां चल रही है। लेकिन यहां पे क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो इंपैक्ट हो रही है, तो हम सब इसको चाह रहे हैं कि भाई एकदम जल्दी से खत्म हो जाए, और ताकि जो है ये एनर्जी सिक्योरिटी हमारी कंटिन्यू रहे और ये जो कीमतें बढ़ रही है वो ना बढ़े। तो इसलिए हमें जल्दबाजी हो रही है ना। प्रेसिडेंट ट्रंप को भी यही जल्दबाजी, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप सारे सबके स्टेटमेंट देखें, जितना भी वो कोर्सिव स्टेटमेंट देते हैं वो अलग है, उनका अपना तरीका है, लेकिन बराबर शांति की बात जो सबसे ज्यादा हमेशा जो कह रहे हैं कि हमारी डिप्लोमेसी काम कर रही है, हमारी बातचीत चल रही है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन से हो रहा है। ईरान की तरफ से नहीं हो रहा है। ईरान जो है बराबर कह रहा है कि अब जो हमारी लड़ाई हो गई है, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी बातचीत कर रहा है, ये भी है साथ में। इजराइल भी बातचीत कर रहा है डायरेक्टली। तो बातचीत चल रही है, लेकिन हमें जो उम्मीद है कि बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी से, वो मुझे संभावना कम नजर आ रही है। उसके लिए समय लगेगा। ठीक है कुलकर्णी सर, अगर ये संभावना अभी युद्ध खत्म होने की नहीं है, और अब तो ये स्थिति है कि पहले सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाता था, अब रिहायशी इलाके जहां पर आम नागरिक रहते हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में जानमाल की क्षति तो हो ही रही है, लेकिन अब वहां के लोगों के मन में भी चिंता हो गई है कि सैन्य ठिकाने के साथ अब लोग भी मरेंगे, कब कहां कैसे हमला हो जाए नहीं पता। तो जैसे जैसे हमला बढ़ेगा, लोगों की जानें जाएंगी, तो क्या ये जो डील हो रही है इसमें भी बाधा आएगी इस हमले की वजह से? बिल्कुल सुचिता जी, इसमें कोई शक ही नहीं। क्यों नहीं, इतना अभी 6 हफ्ते हो गए, अभी तक कोई डील नहीं हो पा रही है। किल ही किल कर रहे हैं, डील तो कहां हुई? अभी तो डील हुई नहीं ना, सब किल पे लगे हुए हैं, कौन किसको मारेगा, कौन कैसे करेगा। और जैसे बाइडेन साहब कह रहे हैं, तो बी द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, और पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ में जब बातचीत करते हैं, दोनों साइड अपना अपना मिलिट्री का जमावड़ा लेकर के बात कर रहे हैं, मतलब डंडा बगल में है पर बातचीत हो रही है। तो इस तरीके से जब हम बातचीत करते हैं और बगल में डंडा लंबा, अब किसके पास लंबा डंडा है कि कौन किसके ऊपर हावी हो सकता है, वो उसी वक्त निर्भर करता है। ईरान को मालूम है कि अमेरिका उसके भूमि के ऊपर कदम नहीं रख सकता है, यह ईरान को पूरा विश्वास हो गया है, और उसको वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका भी जानता है कि जब तक, अभी ईरान का क्या है, ईरान के पास जो पैसा आता है 60% जो भी रेवेन्यू आता है वो तेल से आता है, और 90% जो तेल जाता है किसको जाता है? चीन को जाता है। यानी कि चीन ही तेल उठा रहा है ईरान का, और ईरान का 60% रेवेन्यू वहां से आ रहा है, बाकी उनके सर्विसेज से है। यानी कि चीन के ऊपर निर्भर है ईरान, और अगर ईरान चीन के ऊपर निर्भर है तो अमेरिका देख रहा है कि चीन ही इनकी मदद कर रहा है, जिस मदद के द्वारा वो आज उनको को आंख दिखा रहा है। तो चीन को भी मैंने धमकाना है, चीन को भी बताना है कि अगर आप इस तरह की हरकत करते रहेंगे तो फिर कल मत कहना हमने क्या कर दिया। चीन भी अपनी पूरी तैयारी में लगा हुआ है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। चीन क्या करता है, विश्व का 45% जो सर्विस मैन्युफैक्चरिंग है उसके पास है, यानी कि चीन सब पूरे विश्व भर में सारी चीजें दे रहा है। तो ईरान को आज की तारीख में किसी देश की जरूरत नहीं है सिवाय चीन के। तो चीन और चीन के साथ संधि है 400 अरब डॉलर की, और 400 अरब डॉलर की संधि चीन के साथ ईरान ने किया है कि भाई हमारा आप तेल उठाएंगे 25 साल के लिए। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, और चीन इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? ईरान जो है, कितना भी कह लें हम लोग, जो पैसा उठा रहे हैं अपने फौज के ऊपर, वो 12 अरब डॉलर खर्च करता है। उस 12 अरब डॉलर में 8 अरब डॉलर IRGC में इसको देता है। तो IRGC ही एक ऐसा फटा है, और वही मुज्तबा खामेनी की आवाज है, वही मुज्तबा खामेनी के हाथ और पांव और कान है, तो उसके भरोसे सब कुछ चल रहा है। तो ऐसे हालात में ईरान करे तो, आम आदमी वहां पे करे तो क्या करे? और इजराइल के ऊपर जिस तरीके से हमला हो रहा है, और जिस प्रकार से लेबनान 20 साल 18 साल 1988 से लेकर के 2000 तक लेबनान, सदर्न लेबनान के ऊपर कब्जा किसका था? इजराइल का था। उसको देने के बाद इजराइल ने देख लिया कि भुगतना पड़ रहा है, कि हिजबुल्लाह खड़ा हो गया और आज परेशान कर रहा है। तो आज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो इजराइल को पड़ रहा है, इसलिए इजराइल क्या करे, इसको ढकेल रहा है
गाजा में भी 58% जमीन से लेकिन कुलकर्णी सर, संशय भी तो यहाँ बना हुआ है ना कि अगर डील होती है तो इजराइल तो यहाँ पर ये कह ही नहीं रहा कि हम हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जो है हम हमला नहीं करेंगे, लेबनान को हम निशाना बनाना बंद कर देंगे। इधर अमेरिका और ईरान के बीच में डील चल रही है, ईरान चाहता है कि लेबनान को छोड़ दिया जाए, इजराइल छोड़ने को तैयार नहीं है। फिर ये डील कैसे संभव है, क्योंकि इजराइल तो इसमें प्रत्यक्ष तौर पर अगर हम देखें तो युद्ध में शामिल है। बिल्कुल सुचित्रा जी, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। 28 फरवरी को हमला अमेरिका और इजराइल ने मिल करके किया था ईरान के ऊपर, और उसके बाद जब 3 तारीख को हमला किया हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर, तो इजराइल ने ईरान को छोड़ दिया और अमेरिका ने ईरान को पकड़ा और इजराइल ने लेबनान और हिजबुल्लाह को पकड़ा, क्योंकि दोनों तरफ तो नहीं कर सकता था इजराइल, इधर भी और उधर भी। तो अब इजराइल को, क्योंकि हिजबुल्लाह ने हमला किया, हिजबुल्लाह के पास कहा जाता है हजारों में रॉकेट, हजारों में ड्रोन है, तो वो अपनी लो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। और डिस्टेंस तो है नहीं ना, छोटा सा देश है, 35,000 स्क्वायर किलोमीटर तो है पूरा लेबनान, और पूरा सदर्न लेबनान तो सिर्फ 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और उस 10,000 किलोमीटर में हिजबुल्लाह है, जबकि वहां पे नहीं होना चाहिए था। वहां पे लेबनीज आर्म फोर्सेस और यूनिफिल होने चाहिए थे, पर इजराइल तो दक्षिणी इजराइल से, उत्तरी इजराइल से तकरीबन 93,000 लोग वहां से बेघर होकर के छोड़ना पड़ा। अब सदर्न लेबनान में जाकर के कब्जा किया है, ब्लू लाइन से लेकर के लिटनी रिवर से भी आगे चलेंगे जरानी रिवर, यानी कि 40 किलोमीटर अंदर। और लेकिन अब पूरी दुनिया जो है सर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है कि जल्द से जल्द ये डील हो जाए, लेकिन जिस तरीके से लगातार माहौल बिगड़ रहा है, लगता नहीं है कि डील जल्दी हो पाएगी। सिंगल सर, अब एक बार फिर आपके पास आ रही हूँ। ये पूरा जो माहौल है, अभी हमने देखा कि कैसे हमला हुआ और उसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है। इस तरीके से जब हमला आम नागरिकों पर होगा, अलग अलग देशों में अलग अलग देशों के लोग रहते हैं, ऐसे में क्या अब पूरा ये वैश्विक समीकरण आगे चलकर बदलने वाला है इन हमलों की वजह से? देखिए, ऐसा है सुचित्रा जी, ये जो ईरान ने हमला किया है, ये 2-3 उसके उद्देश्य हैं। एक तो है कि ये दिखाना चाहता है अमेरिका को कि हमारी जो ताकत आप कह रहे हैं खत्म होगी, वो खत्म नहीं हुई है, जहां पर हम चाहें वहां पर हम हमला कर सकते हैं। दूसरा, उनकी जो कोशिश है वो है कि जहां जहां अमेरिकन बेस है गल्फ कंट्री, उन कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं। और तीसरा, उन कंट्रीज को ये मैसेज भी दे रहे हैं कि अमेरिका आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता है, आप जो है जब तक हमारे से बातचीत नहीं करोगे, अमेरिका के भरोसे आप रहोगे तो नहीं होगा। और चौथा मैसेज उनका ये है कि आप अगर अपने क्षेत्र को, एयर स्पेस को या लैंड जगह अलाउ करेंगे उस अमेरिकन फोर्सेस को हम ईरान पे हमला करने के लिए, तो हम आप पर हमला करें। हाँ, इसका नतीजा और उसका उनको फायदा भी हुआ है, क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि मैं अमेरिका ईरान पे हमला करूंगा, तो सऊदी अरब या कतार, इन सब ने उनको मना कर दिया था अपने एयर स्पेस इस्तेमाल करने से, इसलिए उनको रोकना भी पड़ा। तो एक तरीके से ये जो कोशिश है ईरान की, ये है कि दुनिया को ही दिखाना, पहली बात तो कि वो कमजोर नहीं है, ना अटैक होने के बावजूद उनमें शक्ति है कि वो कहीं भी अपनी मर्जी से हमला कर सकते हैं और उनको कोई रोक नहीं पाएगा वो हमला करने से। ये उनका ये दुनिया को मैसेज है। तो हम स्ट्रांग हैं। तो जब नेगोशिएशंस हो रहे हैं तो उसमें जो उनकी जो डिमांड है, मांगे हैं कि भाई लेबनान में लड़ाई बंद करिए और जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमारा आधिपत्य माना जाए, या हमें जो है हमारे जो सैंक्शंस है वो खत्म करी जाए, तो उसमें उनको स्ट्रेंथ मिल रही, ताकत मिल रही है उसमें। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है दिख रहा है बातचीत से कि वो थोड़ा झुक रहे हैं उससे, क्योंकि वो रियलाइज कर रहे हैं कि इतनी कोशिश करने के बावजूद ईरान में अभी भी शक्ति बाकी है। तो ये मैसेज जा रहा है। और जहां तक ये नागरिकों की सवाल है कि उसमें बीच में क्रॉस फायर में जो स्ट्राइक अटैक हुआ, एक भारतीय नागरिक की भी जो है इसमें उसकी डेथ हो गई है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है, जो कि उसके लिए भारत ने उसकी पूरी भर्त्सना भी की है कि भाई नागरिक ठिकाने पे हमला, आपकी लड़ाई चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कहीं हमला कर दें और नागरिकों पर उस पर हमला किया। तो भारत ने उसकी बहुत जो है निंदा भी करी गई है कि यह है बहुत बड़े शब्दों में, और भी देशों ने उसकी निंदा की है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। जब लड़ाई हो रही है तो भाई नागरिकों का क्या मतलब है, मैं आपको नहीं लेकिन सिंगल सर एक सवाल इसमें जोड़ देती हूँ। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि हम जल्दी चाइना और बाकी के जो देश है उन पर और भी ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। इस युद्ध के बीच में टैरिफ लगाना क्या एक अलग से आर्थिक जो युद्ध है वो क्रिएट करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, या क्या वो धमकी देना चाहते, क्या उनका उद्देश्य है ये कहने का? कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, अपने जो है उनको शौक है ये मेरे ख्याल से, जब से वो आए प्रेसिडेंट 2.0, कि वो बहुत सारे जो है फ्रंट खोल कर रखते हैं।
और जो टैरिफ का इस्तेमाल है आप एज ए फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, इसको उन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो दी। और अभी क्योंकि उनका जो अब जैसा उन्होंने लगाया था IEPA के अंदर उन्होंने टैरिफ लगाए, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके खत्म कर दी। उसमें जो है उनको बड़ी बेइज्जती महसूस हुई कि भाई मेरा इतना बड़ा हथियार था और सुप्रीम कोर्ट ने वो ले लिया मेरे को और पैसे वापस कर दिए। तो अगर आपको याद हो तो उसी वक्त उन्होंने ये अनाउंस किया था कि भाई मेरे पास में यही नहीं बहुत सारे और हथियार हैं, तरीके हैं, टैरिफ लगा। तो टैरिफ को जो एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी वो छोड़ने को तैयार। तो अभी उन्होंने लगाया था पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट करके, तो 10% लगा दिया था उसमें, वो 90 डेज की लिमिट है। अब उन्होंने नया शुरू कर दिया है, ये 60 देशों के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है सेक्शन 301 में, क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुआ इसमें, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस है जिसको पहले प्रेसिडेंट ट्रंप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी उन्होंने ये डिटर्मिनेशन किया है। उसके बाद में कंसल्टेशन होगी, उसके बाद में जो देश इफेक्ट है वो अपना जवाब देंगे, उसके बाद पब्लिक हियरिंग होगी। तो बहुत लंबी प्रोसेस है, ये अभी इतने आराम से नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये एक दबाव बनाने की उनकी एक कोशिश है कि मैं दूसरे देशों पर दबाव बनाऊं। जैसे चीन गए थे, चीन ने उनको मना कर दिया कोई सपोर्ट करने से। तो वो एक उनका एक अपना अलग तरीका चल रहा है। तो उसके दोनों डुअल पर्पस है। एक तो वो टैरिफ उनको लग रहा है कि हमारे को नुकसान हो गया अमेरिका को, जो उनको क्लेम करते हैं कि भाई जो वो सब लोगों ने उनका इस्तेमाल किया उनके देश का, और वो जो है अमेरिका ने उसकी कीमत दी है, अब उनको कीमत देनी चाहिए। तो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अलग बात है, बट उनके दिमाग में एक भरा हुआ है, तो उसके तहत ये कर रहे हैं। दूसरा, कंसेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है इंडिया से भी और देशों से भी। तो वो एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोर्स का अपना दबाव वो हर पटल पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से तो जीत हमें मिल ही जाएगी। कुलकर्णी सर, अभी हमने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम इनरिच यूरेनियम को निकालने के लिए, नष्ट करने के लिए जो है सैन्य ऑपरेशन चलाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट हमने उसको रोक दिया, अबॉर्ट कर दिया। अगर आने वाले समय में ये डील नहीं हो पाती है तो क्या अमेरिका इस बारे में सोचेगा, या अपने सैनिकों का ख्याल करते हुए इसे अबॉर्ट ही रखेगा? नहीं, ये कभी भी नहीं जाएगा अमेरिका, कभी भी नहीं जाएगा, बिकॉज अमेरिका में सेंसिटिविटी है बॉडी बैग्स को लेकर के। अगर उनको कैजुअलिटीज की फिक्र नहीं होती तो बात अलग थी, पर कैजुअलिटीज की उनको फिक्र है। अभी तो सिर्फ 13 पढ़ने के बावजूद भी हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं कि अमेरिका के 13 नहीं मरे हैं, बहुत सारे मरे हैं। अमेरिका छुपाने की कोशिश कर रहा है, या वो फेक नैरेटिव हो। डेमोक्रेसी है तो सब कुछ अमूमन बाहर आ जाता है। तो ये समझ करके कि अभी तक की हालत में 13 कितने मरे हैं ईरान में, 3,500 से भी ज्यादा, और कितने हजारों लोग जो है वहां पे घायल हुए। समझ सकते हैं कि किस प्रकार का युद्ध चल रहा है। ऐसे इसमें अमेरिका कभी भी नहीं डालेगा, क्योंकि अमेरिका के प्रति जो एक तरीके से मैं कहूंगा जो द्वेष है वो अब आज की तारीख में ईरान में बहुत ज्यादा है। क्योंकि कितना भी हम कह लें जो लड़ाई युद्ध शुरू होने से पहले, वो उसके बाद जिस प्रकार से ईरानियन अपने नेतृत्व के नीचे खड़े हैं, अपने झंडे के नीचे कुल मिला के कह सकते कुलकर्णी सर कि अमेरिका को डर तो है, वो ईरान के घर में इस तरीके से नहीं घुसेंगे, क्योंकि उनके सैनिक भी मारे जाने की जो है खतरा है। चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे, समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलकर्णी सर आपका भी, सिंगल सर आपका भी, आपने कीमती समय दिया।